चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। कल आपको बेसिक कंसेप्ट में मैंने लास्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद पैरेललोग्राम लॉ यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक एक्सप्लेन कर दिया था कि दो वेक्टर्स का एडिशन या तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लें या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर लें, रिजल्ट सेम होता है, जिसे मैंने आपको पैरेललोग्राम की हेल्प से सिंप्लीफाई करके बताया था कि एसी वेक्टर की अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं रिजल्टेंट की तो वो ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात एक ही है, वो रिजल्टेंट कहलाता है। नोट भी कर लें इसे अपने पास कि एसी वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, चाहे तो एडिशन वाले में लिख लें नहीं लिखा हुआ हो तो, या पैरेललोग्राम वाले में लिख लें। अगली आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालते हैं, ए को बी प्लस सी में जोड़ें या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम को सी वेक्टर में जोड़ें, तो रिजल्ट हमेशा सेम आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर एडिशन होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। कॉम्यूटेटिव भी होल्ड करती है ये और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अगला हमारे पास आ जाता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम हो जाता है, एक ही जगह पर कोइंसाइड कर जाता है, तो वो जीरो वेक्टर कहलाता है, क्योंकि उस केस में उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है। ठीक है सर, क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड जीरो। जीरो वेक्टर को हम जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो एक छोटी सी बात अपने दिमाग में डाल लो, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसका मतलब वो जीरो वेक्टर है। भाई मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो हो जाए और तीनों स्क्वायर्स हैं, नेगेटिव तो कोई हो नहीं सकता, तो तीनों पॉजिटिव होंगे। तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो कब होगा? जब तीनों इंडिविजुअल जीरो होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसमें ये बात ना लिखी हो तो लिख लें कि इफ ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ये पॉइंट भी इसमें नोट कर लें कि यदि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो वो वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। भाई जीरो है तो मैग्नीट्यूड जीरो है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन यदि मैग्नीट्यूड जीरो दे दिया तो इंप्लाइज दैट कि वो वेक्टर अपने आप में क्या है? एक जीरो वेक्टर है। बात समझ में आ गई सर इतनी? इसके बाद अगला टॉपिक आपकी कॉपी में लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर का मतलब है, मान लीजिए आपने किसी भी वेक्टर ए वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट लैम्डा से कर दी, तो याद रखना लैम्डा इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्यों ऐसा? किस लिए? रिजल्ट सुन लो। मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू -2 है, आपने -2 की मल्टीप्लाई ए वेक्टर से करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्या वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर मैं यहाँ ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन नहीं लगाता हूँ और ये नेगेटिव होगा -2, तो -2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड ये पॉजिटिव प्लस माइनस, जबकि ये पॉजिटिव, तो इन दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए ध्यान रखना कि लैम्डा इंटू ए का होल मैग्नीट्यूड बराबर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैं लैम्डा वाले को एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है लैम्डा, और मैंने आपको बताया था जब किसी कांस्टेंट के बाहर ये सिंबल लगता है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन कहलाता है, वेक्टर के बाहर लगता है तो मैग्नीट्यूड कहलाता है, फंक्शन के बाहर लगता है तो मॉडुलस फंक्शन कहलाता है, और मैट्रिसेस के बाहर लगता है तो डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा। अगला हमारे पास आ जाता है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। सर जी पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर की दो कंडीशन है, जिनमें से मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले वाली आप हमेशा याद रखें, लेकिन दूसरे वाली भी पता होनी चाहिए आपको। कई बार उसके ऊपर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। क्या है? दो कंडीशंस आप लोगों को लिखवा रखी हैं।
पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, सुन लीजिए ध्यान से। दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल या कोलिनियर सिर्फ तब कहलाते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स की रेशो आपस में इक्वल हो जाती है। जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स की रेशो आपस में इक्वल हो जाती है। क्या मतलब? मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है एक, a1i प्लस b1j प्लस c1k। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो ए वेक्टर पैरेलल और कोलिनियर टू बी वेक्टर ओनली व्हेन, सिर्फ कब? जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2 एंड वाइस वर्सा। पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है तो पैरेलल। ठीक है जी। अब कई बार मान लो दो वेक्टर दे दिए, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। आपने उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट की रेशियो निकाली और वो बराबर आ गई। इसका मतलब या तो पैरेलल या कोलिनियर। ए बी और बी सी में एक पॉइंट कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, कौन सा? बी। अब क्योंकि जब बी पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब पैरेलल तो हो नहीं सकते, यानी कि वो कैसे वेक्टर होंगे? कोलिनियर वेक्टर होंगे। बात समझ में आ गई? तो एक कंडीशन तो ये है कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स की रेशियो आपस में इक्वल आ गई तो हम कहते हैं वो दिए हुए वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप ए वेक्टर इक्वल्स लैम्डा बी वेक्टर दिखा दें या फिर बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर दिखा दें तो भी वो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर हो जाते हैं। क्या मतलब है? एक दूसरे के मल्टीपल्स, एक दूसरे के मल्टीपल्स अगर आप उसे शो कर दें, बात तब भी वही है, रेशियो ही बैठेगी। इसका मतलब भी जो आप मल्टीपल शो कर रहे हो वही वैल्यू रेशियो की बैठेगी, इसका मतलब। लेकिन अगर आप सपोज करिए ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे, मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया, ए वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के 2i के माइनस के 4i ले लिया मैंने, प्लस के 6j ले लिया और माइनस का 8k ले लिया। ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, इसमें से -2 कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने -2 बाहर लिया, एट वंस अंदर बच गया 2i माइनस 3j और प्लस 4k। तो मैंने बी वेक्टर को दिखा दिया -2 इंटू ए वेक्टर। तो हम कह सकते हैं बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर आ गया हमारे पास। तो ये हमने शो कर दिया कि बी वेक्टर ए वेक्टर का मल्टीपल है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में या तो पैरेलल है या फिर कोलिनियर। ठीक है जी। कंडीशन दोनों याद होनी चाहिए, यूज ज्यादा पहले वाली होगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी इतने तक? अगली आ जाती है हमारे पास कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स ही होता है। तो वो कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल मेरे ख्याल से यही ले रखा हो उसमें भी कॉपी में तुम्हारी, यही याद रहे मुझे एग्जाम्पल सबसे ज्यादा। हाँ जी सर। तो परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ये कौन से होते हैं भाई? वैसे तो डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में यदि आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो फिजिक्स में, तो जिन वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, है ना? यहाँ पे अभी क्योंकि हम लोग डॉट तक नहीं पहुंचे, हम बेसिक कंसेप्ट पर चल रहे हैं। तो दो वेक्टर्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर सिर्फ तब होंगे जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। बात वही की वही है, डॉट में भी तो यही होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ही तो आता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k और बी वेक्टर आपके पास है a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का सम कितना होगा? 0 होगा। ठीक है जी। याद रखना, दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। ठीक है जी। बात समझ में आ गई? आसान है टॉपिक, फिजिक्स वाला ही काम है, कोई ऐसा भारी काम इसके अंदर हमारे पास नहीं है।
आगे चलते हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगला टॉपिक जो आपके पास लिखा है वो है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगला, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, क्योंकि इसके बिहाफ पर 3D में बहुत काम होना आगे, DRS वगैरह निकालनी सिखाई जाएंगी आपको। ठीक है सर, तो अगला टॉपिक हमारा है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, सुनिए ध्यान से। कैसे न लीजिए, हमारे पास 2 पॉइंट है, एक P है x1 y1 z1, एक Q है x2 y2 z2। मुझे निकालना है PQ वेक्टर, तो वो कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या भला आ गई? ओरिजिन से जब किसी भी पॉइंट को जोड़ा जाता है तो वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन वेक्टर निकालने का सीधा तरीका ये होता है, जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए उसके कोऑर्डिनेट के साथ आई जे के चिपका दो, एक्स वाले के साथ आई, वाई वाले के साथ जे, जेड वाले के साथ के। तो आपको क्यू का पोजीशन वेक्टर चाहिए, क्या होगा? x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप, माइनस x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। इकट्ठे कर दो भाई, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। तो याद रखना ये सीधा फार्मूला है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट पी क्यू वेक्टर तो q माइनस पी करेंगे और आई जे के लगा देंगे। और अगर उसने हमारे से कहा क्यूपी वेक्टर चाहिए, मतलब डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू P, तो P में से Q माइनस होगा, मतलब x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप, z1 माइनस z2 के कैप। ऐसा क्यों हुआ भाई? अरे भाई ये तो नेगेटिव नहीं होते क्या एक दूसरे के, तो समझ लो वो माइनस आने से सारे ब्रैकेट में वो उल्टा हो गया। बेसिक सी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, आपने वो पढ़ रखा है नेगेटिव वेक्टर, तो उसी के बिहाफ पर अगर पी क्यू था, अब क्यूपी चाहिए तो चेंज हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? ये आपके पास था टॉपिक वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, जिसे हम शॉर्ट में DRS या DCs भी कहते हैं। कैसे निकाला जाता है DRS और कैसे निकाले जाते हैं DCs, सुनिए ध्यान से। सर DRS निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है कोई, अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसके DRS होते हैं उसके स्केलर कंपोनेंट। मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे दिया, मैंने लिख दिया जनरल वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैंने कहा भाई मुझे इसके DRS चाहिए। याद रखना DRS को ABC से रिप्रेजेंट करा जाता है। किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? ABC से। तो A का काम करेगा X, B का काम करेगा Y, C का काम करेगा कौन? Z। यानी कि जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, वो उसके DRS कहलाते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका, जब आपको डायरेक्ट वेक्टर दिया हुआ हो। दूसरा तरीका, सपोज करिए आपको 2 पॉइंट दे रखे, एक तो P और एक Q, और आपसे कहा जाए भाई मुझे DRS चाहिए ऑफ PQ वेक्टर। तो यार मैंने आपको अभी PQ वेक्टर निकालना नहीं सिखाया क्या? कैसे सिखाया? Q में से P माइनस करके, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 की। तो जब तुम्हें PQ वेक्टर निकालना आता है तो PQ वेक्टर के जो DRS ये होंगे स्केलर कंपोनेंट, यही तो DRS होंगे। तो इसका मतलब 2 पॉइंट की हेल्प से यदि DRS चाहिए हो तो आप जिस, जैसे आपको PQ चाहिए तो Q में से P माइनस, और अगर QP चाहिए तो P में से Q माइनस। अब मान लीजिए मुझे PQ के DRS चाहिए ABC, तो कैसे निकलेगा भाई? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये आपके पास क्या आ गया? DRS ऑफ PQ वेक्टर। कब? जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो। क्लियर है भाई यहां तक? इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला टॉपिक DCs।
क्या होता है डीआरएस में, डीसीज में, वो सुन लीजिए ध्यान से भाई। आपने डीआरएस निकालने सीख लिए, तो डीआरएस से ही रिलेटेड होते हैं हमारे पास डीसीज, जिसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एलएमएन से, ठीक है जी, एल एम एन से रिप्रेजेंट करा जाता है। 3 तरीकों से निकाला जाता है इसको। सबसे पहला, नंबर 1, अगर मान लीजिए आपके पास डीआरएस है एबीसी, तो एल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का फॉर्मूला बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन का फॉर्मूला सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखना कि डीसीज के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, चाहे तो ऐड करके देख लो, ठीक है जी। अब आप लोगों ने एक मेथड और सीखा था डीआरएस निकालने का, 2 पॉइंट पता हूं। अच्छा, डीसीज भी इसी से ही निकल सकते हैं। मान लो आपको 2 पॉइंट दे रखे और वो डीसीज मांग ले, तो भाई पहले आप डीसीज की इन 2 पॉइंट की हेल्प से डीआरएस निकाल लोगे, और फिर इन डीआरएस की हेल्प से यही फार्मूला लगा के डीसीज निकाल लोगे। देखो आपके पास लिखा हुआ होगा कॉपी में। क्लियर होगी बात। तीसरा कंसेप्ट क्या है? हाँ जी सर, तीसरा कंसेप्ट क्या है? एबीसी निकाल के फिर तो यही निकाल लेंगे। तीसरा क्या है? अगर आपको एंगल दे दिया जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या है? एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अल्फा, बीटा, गामा आर द एंगल्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप अपने पास। एल का फॉर्मूला हमारे पास है कॉस अल्फा, एम का कॉस बीटा, एन का कॉस गामा, ठीक है जी। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये आपके पास एलएमएन आ गया हमारे पास, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास डीसीज निकालने का अगला मेथड आ गया, अगला फार्मूला आ गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारे पास है इसमें, क्या था अगला टॉपिक? हाँ जी, इसके बाद हमारे पास है रिलेशन बिटवीन डीसीज ऑफ अ वेक्टर। वो बता ही दिया मैंने आपको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद सिर्फ सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला बचा है इस टॉपिक का। आज आपको क्या करना है वो नोट करें अपने पास। टुडे यू ऑल हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1, 10.2। तो एक्सरसाइज आपको करनी है। 2 क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे, एक तो सेक्शन फार्मूला बेस्ड और एक मिड पॉइंट फार्मूला बेस्ड, उन्हें छोड़ देना, बाकी सारे करेंगे। मेरे ख्याल से 17 के आसपास नंबर है क्वेश्चन, 16-17 शायद, देख लेना, पता चल जाएगा आपको। बस यहां तक करेंगे।